देखो इधर हमने ये देख लिया है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उस केस में उसकी धारिता क्या चेंज हो जाती है, और क्या क्या इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैसे कैसे चेंज हो जाती है। अब एक टॉपिक आता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखें। पट्टी रखने का मतलब है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और पट्टी बीच में ये है कि मतलब इधर भी जगह छूटी है, इधर भी जगह छूटी। हालांकि ऐसा फिजिकली बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर भी ऐसे ऐसे करके कहाँ स्टैंड पे खड़ा करेंगे इसे और फिर यहाँ बीच में रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा किया जाए, पट्टी रख दी जाए अकेली, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये प्लेट है, इसके ऊपर एक मटेरियल रखा तुमने, एक कोटिंग करी डाइलेक्ट्रिक की, फिर दूसरी एक कोटिंग कर दी किसी और पदार्थ की। तो अगर मैंने एक पदार्थ की कोटिंग करी, दूसरे पदार्थ की कोटिंग करी, तो अलग अलग स्टडी अगर करना है, इस पट्टी को करना है, इस पट्टी को, तो उस केस में ये आर्टिकल काम आता है। तो इसलिए देख लेना, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर उसकी धारिता क्या होगी, ये चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक, आर्टिकल थोड़ा सा ये मुश्किल सा लगता है बच्चों को, लेकिन वास्तव में मुश्किल नहीं है, तुम देख लो इसको। ये मान लिया, सपोज करो हमारे पास एक संधारित्र है, इसकी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इस प्लेट पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, Q माइनस Q। ये सिरा जो है वो अर्थ है, ये तुमने जो है वैद्युत आवेश यहां से दे रहे हो। इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, इसके प्लेटों के बीच में विभवांतर जो है वो V0 है सपोज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला हमें जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो ये है कि अगर तुम्हें वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध चाहिए तो ये E इज इक्वल टू V अपॉन D होता है। ये वाला फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं है सिलेबस में। ये हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों एक दूसरे से इस फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं। मतलब E0 और V0 में अगर रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे E0 इज इक्वल टू V0 अपॉन D, ऐसे करके ये लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, हमने क्या किया, इसके बीच में T मोटाई की एक डाइलेक्ट्रिक पट्टी रख दी है। ठीक है ना, ये T थिकनेस की, D है प्लेटों के बीच की दूरी, और T क्या है, इसके थिकनेस है। इसकी थिकनेस के बराबर हमने ये K परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी। अगर हम इसमें माना लिखें तो माना में क्या है, पहले तो इसके बारे में बताओगे कि संधारित्र की प्लेट का एरिया A और उसके बीच की डिस्टेंस D है ना, उसके T मोटाई की K परावैद्युत पदार्थ, K परावैद्युतांक की परावैद्युत पट्टी हमने इसके बीच में रख दी है। इतनी बातें भी अगर लिख दोगे तो सफिशिएंट है, लैंग्वेज मान ली जाएगी कि हाँ सही है। अब हमें इसकी धारिता निकालनी है, तो वी नो दैट धारिता कितनी होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होती है। अब तुमने देखा Q एक नया नाम आया ना, तो यह लिखना भूल गए थे, तो तुम चाहो तो वो लाइन बढ़ा सकते हो कि संधारित्र को Q आवेश दिया गया है, और नहीं बढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लगना चाहिए कि शुरुआत में कि हाँ माना करके कुछ लिखा है बच्चे ने। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक, अब क्या करोगे, Q अपॉन विभवांतर इसके बीच में क्या होगा, तो देखो हवा में तो V0 रहेगा, समझ रहे हो, हवा में V0 है, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर कुछ बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, वैसे फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D, यहां से V इज इक्वल टू E इंटू D होगा, लेकिन तुम देखो हवा में तो E0 रहेगा, लेकिन अंदर वो बदल जाएगा। समझ रहे हो बात को, अंदर कितना हो जाएगा E, और हमने अभी पढ़ा था पिछले आर्टिकल में E इज इक्वल टू E0 बाई K। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में विद्युत क्षेत्र देखा जाए तो वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है अभी लास्ट में, और विभवांतर भी K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q इज इक्वल, अब V की वैल्यू रखेंगे कैसा, एक तो वो E0 जो कि हवा में है, और दूसरा E जो कि परावैद्युत पट्टी में है, और दोनों के मल्टीप्लाई दूरी दूरी से कर देंगे। V इक्वल टू E इंटू D होता है ना, तो एक तो हवा वाला E इंटू D और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का E इंटू D। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर, पहले हवा में बात करें तो हवा में कितनी दूरी तक लगा है, D में से T घटा लो तो बचा वही आ जाएगा, तो इसके साथ तो D माइनस T लग जाएगा, ध्यान दो समझ में, और इसके साथ E इंटू T, क्योंकि ये केवल T मोटाई में लगा हुआ है। V इक्वल टू E इंटू D लगा रहे हैं, एक E इंटू D हवा में लगा रहे हैं, और एक E इंटू D जो है वो स्लैब में लगा रहे हैं। एक्चुअली विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, इसका प्लस इसका सम होगा। अब ये चीज सेम है हवा, तो इसलिए वो एक साथ हमने यहाँ पे निपटा दिया, और ये E इंटू T ये यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसमें क्या करोगे, Q बाई E0 ब्रैकेट D माइनस T
प्लस इस E की वैल्यू मालूम है तुम्हें कितनी होती है, E0 अपॉन K होती है, तो वो रख लो यहाँ पे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा, इसमें से E0 कॉमन हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E0 कॉमन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। जिनको याद होगा, अगर फॉर्मूला 12वीं क्लास का याद आ रहा हो थोड़ा सा, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो याद किया होगा, याद आ रहा होगा, ठीक है ना। अब E0 क्या होता है, E0 जैसे हमने पुराने डेरिवेशन में देखा था कि दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो Q अपॉन E0 की वैल्यू वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगी, D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये तो जब C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D देखा था ना फॉर्मूले का डेरिवेशन, तो भी उसमें यही किया था ना, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 यूज किया था। E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से ये सिग्मा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, Q बाई A है ना, और D माइनस टी प्लस टी बाई K। यहाँ से Q कैंसिल, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, कब, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पट्टी रख दी हो, तो उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई K होती है। इतना डिराइव करके रख दोगे। तो ये डेरिवेशन समझ लो। करने के बाद अगर तुम्हें कभी कभी ऐसा होता है डेरिवेशन पूछता है और उसके साथ और कुछ पूछ लगा देता है कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, वैसा हो तो कैसा होगा, तो वो चीज हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि अगर मान लिया सपोज करो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट के बीच में पूरे स्थान में भर दिया, मतलब जैसा कि हमने पहले केसेस देखे हैं जिसमें कि C इक्वल टू सीधे K टाइम्स हो जाता था KC0। तो यदि परावैद्युत को पूरे स्थान में भर दिया जाए, पूरे स्थान में भर दें, तो पूरे स्थान में भरने का मतलब है कि ये T बड़ा होते होते कितना बन जाएगा, D के बराबर बन जाएगा। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट अगर हम सॉल्व करें तो C इज इक्वल टू C0A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। D से D कैंसिल, K ऊपर पहुंच जाएगा, तो K एप्सिलॉन 0A अपॉन D, और एप्सिलॉन 0A बाई D अपॉन क्या होता है, C0। तो यानी कि C इज इक्वल टू KC0 आ जाएगा। यानी कि जो चीज हम पहले प्रूफ कर चुके थे वही चीज आ गई। मतलब पूरा भर दें तो वो तो इतना आसान है कि पहले प्रूफ हो गया, लेकिन अगर थिकनेस कम हो, T हो, तो उस केस में डिराइव करना थोड़ा मुश्किल था, और वो हम अब जाकर के इस लायक हो पाए हैं कि वो चीज सॉल्व कर पाए। ठीक है ना। देखो नोट नंबर सेकंड है, ये कभी कभी एज ए डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत की बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चालक पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। समझ रहे हो। तो कंडक्टर यदि जो है वो हमारी पट्टी जो है वो सुचालक हो, तो अगर तुम्हारे लिए कंडक्टर के लिए पूछा जाए तो तुम ये पूरा इतना करने के बाद सीधे यहां चले आओगे। तो कंडक्टर यानी कि जो सुचालक होते हैं उसका जो K होता है वो हमेशा ध्यान रखना इनफाइनाइट होता है। K इक्वल टू 1 एयर का है, K इक्वल टू इनफाइनाइट जो है वो सुचालक पदार्थ का होता है। ठीक है ना। ये एक नंबर में अलग से भी आ सकता है। तो ये इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट कर दो, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट में C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A बाय D माइनस T प्लस T अपॉन इनफाइनाइट। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0A बाई, और ये तो 0 हो जाएगा, तो बचा D माइनस T। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो किसी किसी बुक में दो डेरिवेशन दिए होते हैं, एक में क्या है कुचालक पदार्थ की पट्टी रखी, एक में क्या है सुचालक पदार्थ की पट्टी रखी। कुचालक वाले में अपॉन में K T बाई K आएगा, और सुचालक वाले में वही K की जगह इनफाइनाइट कर दिया, तो वो पार्ट हट जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी बचा वही आ जाएगा। नोट 3 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको कई बार वाइवा में एक्सप्लेन करने के लिए पूछ भी देते हैं, इंटरव्यूज में पूछ देते हैं कि यदि सुचालक पदार्थ को पूरी जगह में भर दें, जैसे अभी कुचालक को पूरी जगह में भर दे रहे थे, वैसे ही सुचालक पदार्थ कंडक्टर को हम कैपेसिटर की पूरी प्लेट में भर दें। ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है, तुमने कंडक्टर यहां से यहां पूरा ऐसे करके भर दिया, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो हमें मालूम है C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A बाई D माइनस T। ये फॉर्मूला होता है जब हमारे प्लेटों को जो पट्टी रखी है वो सुचालक है। अब सुचालक पट्टी को तुमने क्या किया, पूरे में भर दिया, तो एक और ये क्वेश्चन जो है कह रहा है T इक्वल टू D, ये कर दें हम,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0a बाई डी माइनस डी टी डी जीरो, यानी कि इनफाइनाइट हो गया। समझ आ रही बात? C इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब हो गया अनंत धारिता। अनंत धारिता का मतलब ये हुआ कि तुम चाहे जितना मर्जी हो वो चार्ज स्टोर कर सकते हो, लेकिन क्या है ना, कुचालक में नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब धारिता जो है अनंत हो जा रही है तो ये तो सबसे अच्छा कैपेसिटर है भाई। हमें ऐसी बाल्टी मिल गई है जिसमें हम मनचाहा चार्ज स्टोर, मनचाहा पानी भर सकते हैं, फिर हमें ये 1,000 लीटर के ऊपर टैंक लगाने की क्या जरूरत है? तो वो एक बाल्टी ले लो, बस उसी में भरते रहो, भर डालो, ठीक है ना। अनंत भर सकते हैं तो भर लगा दो उसे, जब तक पानी आ रहा है पूरा भरता रहेगा और उसी का यूज करते रहेंगे। तो ये सिचुएशन जो है वो कैलकुलेशन से तो आ गई है, लेकिन इस सिचुएशन को समझाने के लिए बोला जाता है कि अगर ऐसा है तो फिर यही पढ़ाया जाए, बाकी सब क्यों हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से। तो ये सिचुएशन जो है वो केवल वर्चुअल सिचुएशन है, ये केवल आभासी है। समझ रहे हो? सी इनफाइनाइट केवल आभासी है। हो क्या रहा है वास्तव में? हो ये रहा है कि जो यहां से इस प्लेट से इसको चार्ज दिया जा रहा है, आवेश दिया जा रहा है, कंडक्टिंग स्लैब तुमने पूरा इधर से प्लेट से उधर प्लेट तक कर दी है, तो वो आवेश सीधे ट्रांसफर हो जा रहा है दूसरी प्लेट तक, और फिर वहां से फिर अर्थ है ये, तो ये वो सारा अर्थ में चला जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जितना आवेश हम दे रहे हैं वो सीधे कंडक्ट करते हुए और अर्थ में चला जा रहा है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो मर्जी दे दो इसे तो ये ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि वो तो रखना कहां रहा है, वो तो बाईपास करता चला जा रहा है अर्थ को। समझ रहे हो बात को? मतलब हम एक ऐसी बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी पेंदी नहीं है, जिसका बेस ही नहीं है। तुम उसको दिन भर लगाए रखो, टैप खोले रहो, वो सब पानी लेती रहेगी, लेकिन वो स्टोर नहीं करेगी, वो तो नीचे से निकल जाएगा उधर। समझ आ रही बात? तो ये सिचुएशन जो है वो केवल वर्चुअल है। वास्तव में जितना भी आवेश, मैं जो बोल रहा हूं यही चीज लिखी जाएगी अगर पूछा जाता है। वास्तव में हम जितना भी आवेश संधारित्र को देंगे वो कंडक्टिंग स्लैब से ट्रांसमिट होते हुए और अर्थ में चला जाएगा। संधारित्र अपने पास जो है वो कुछ भी नहीं रखेगा, और इस वजह से उसकी धारिता इनफाइनाइट आ रही है, लेकिन चार्ज वास्तव में स्टोर नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो फिजिक्स में अक्सर समझाने के लिए बोली जाती है। अब एग्जामिनर में पूछेगा कैसे वाइवा में, तुमसे पहले संधारित्र क्या होता है वो पूछेगा, तो भाई यही नहीं पता होगा संधारित्र क्या होता है। चलो अच्छा, संधारित्र बता लिया तो उसका फॉर्मूला पूछेगा, बताओ संधारित्र का फॉर्मूला, तो एप्सिलॉन 0a बाई डी, वही नहीं पता होगा। अगर वहां तक पहुंचे तो फिर वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे बढ़ेगा, धीरे धीरे यहां तक पहुंचेगा ना, तो वो शुरू से ही समझ जाते हैं। जैसे तो कई बच्चे कहते हैं कि हमसे तो एक ही क्वेश्चन पूछा, तो वो एक क्वेश्चन बता पाए तुम कि नहीं? तुम सोच रहे हो कि हमसे 3-4 पूछे तो हम उसमें एक बताएं, इतना टाइम थोड़ा ना होता है। वो एक क्वेश्चन से ही पता लग जाता है कि तुम्हें आता है या नहीं आता है, किस तरह से स्टूडेंट हो तुम। ठीक है ना? तो इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट होता है।